गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज थोड़ा सा लेट हो गई है वर्कशीट, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन थोड़ा सा काम था आज। लेकिन कल संडे है तो इसलिए आप आराम से ये वर्कशीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट है 9th क्लास के लिए, वर्कशीट नंबर 73, डेट 16 जनवरी, और हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। एसएसटी की हमारी ये वर्कशीट है। तो आज हम इसमें अपना जो पार्ट है भारत आकार और स्थिति, इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन वर्कशीट ये है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो आप लिखोगे, इसका आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य फैला है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के प्रमुख यमोत्तर के रूप में क्यों चुना गया है। इसको स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बोलते हैं। देखो, अब जो हमारा ये जैसे भारत है, ठीक है, इस तरीके से मैं बना देती हूँ रफली। तो यहाँ पे इसमें और इसमें ना बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे यहाँ और यहाँ पे जो सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उसके समय में भी क्या है, अंतर है। तो यहाँ पे इसके समय में 2 घंटे का फर्क आ जाता है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा समय लेना था कि जिससे यहाँ पे ज़्यादा फर्क ना आए, बराबर ही आए। तो हमने जो बीचों बीच जो हमारा देश है उसके बीचों बीच से हमने एक जो रेखा गई है, वो वहाँ से हम उसको अपना जो टाइम है, समय है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम उसको मानते हैं, जो कि कितने पर है हमारा, 82 डिग्री 30 मिनट पर है। ठीक है, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये जो अंतर है ये ज़्यादा ना आए। तो आप लिखोगे इसका उत्तर प्रश्न नंबर 2 का, ये लिखोगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर इसलिए माना गया है क्योंकि वह रेखा भारत के मध्य से होकर निकलती है, बीचों बीच से निकलती है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय में अंतर होता है। एक ही देश में 2 अलग समय इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे इसको हमने टाइम, यहाँ से जो हमारा टाइम है हम उसको मान कर चलते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम था, ये आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ज़्यादा मतलब वो हो गया है बीच में। देखो प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। अब हम प्रश्न 3 है, भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखोगे, भारत के पश्चिम में कौन से पड़ोसी देश, पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है, और जो हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा, जो समुद्रिक है मतलब समुद्र से लगती हुई सीमा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, भारत के द्वीप समूह पर टिप्पणी लिखिए। द्वीप समूह पर टिप्पणी आपको लिखनी है, तो क्या लिखोगी, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। जो भारत के द्वीप समूह है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित अंडमान और निकोबार। ये आपको पता होगा कि जैसे ये हमारा नीचे से मैंने अपना भारत देश बनाया है, तो इस तरफ क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, जो लक्षद्वीप है, ठीक है, जो किस तरफ है, जो हमारा अरब सागर है, और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पर क्या है, अंडमान और निकोबार है। ठीक है, तो अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान द्वीप समूह है, जबकि निकोबार द्वीप समूह में कौन से कार निकोबार और लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार स्थित है। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, अंडमान निकोबार की। उसके बाद लक्षद्वीप भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है, कावरती है, और भारत का एक ये प्रमुख पर्यटन केंद्र है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ कैसे संबंध है प्राचीन समय से, तो आप लिखोगे, प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ जल मार्ग और भूमार्ग दोनों से व्यापार होता था। ठीक है, तो रोम के अतिरिक्त यूनान, मिस्र और तथा पश्चिमी एशिया, ईरान आदि के साथ
भारत का व्यापारिक संबंध था। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 है, दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में क्यों ज़्यादा महसूस होता है? तो आप लिखोगे जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी भारत का अक्षांशीय विस्तार के दक्षिणी छोर पर है। ये किस कहाँ पर है? दक्षिणी छोर पर है। और ये क्या है, जो कश्मीर है वो उत्तरी छोर पर है। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, जिसका प्रभाव दिन रात की अवधि पर पड़ता है। इसीलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है। कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। क्या महत्व है? हिंद महासागर है, उसमें भारत की केंद्र स्थिति पे क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, जो हिंद महासागर है पश्चिम के यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है तथा भारत इन देशों को मिलान वाले मार्ग में स्थित है, जिस कारण हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर से शीर्षवत फैला हुआ है तथा एक लंबी तट रेखा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से भारत पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी निकटतम संबंध बनाए हुए है। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 7। अब देखो प्रश्न नंबर 8 जो आपका आखिरी प्रश्न है, ये आपको देख रहे हो, मैं आपको 7 क्वेश्चन तक करा चुकी हूँ। ठीक है, ये सातों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो 8वां प्रश्न है, देखो यहाँ पे ये हम चैप्टर्स में कर चुके हैं। आपने वर्कशीट अगर की होंगी पहले, तो ये हम अच्छे से वर्कशीट में सारा डिटेल में हमने पढ़ा था, समझा था। तो ये सिर्फ उसकी रिवीजन है, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर्स आपको बताए हैं, क्योंकि ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। और दोबारा से फिर से जब हम रिविजन करेंगे तो फिर से इन चीज़ों को दोहराएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, अब देखिए, तो ये प्रश्न नंबर 8, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में से आपको अपने उत्तर छांटने, ये नीचे जो दिए गए हैं 4। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं पहले। तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। समुद्र का रास्ता नहीं पता था, तो लोग जो धरती, जो हमारी लैंड है, उसी पर से आते जाते थे। तो इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जैसे भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशियाई तथा दक्षिण एशियाई के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार जो हमारे उपनिषद है, रामायण है, जो हमारे पंचतंत्र की कहानियां हैं, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ से लोग आते जाते थे, तो इस तरीके से वो बाकी जो पूरा वर्ल्ड है उसमें फैल गए। यहाँ पे जो मसाले हैं, मलमल आदि कपड़े तथा ये सब व्यवहार है, जो व्यापार होता था, इन व्यापार के अन्य सामान भारत से बाकी जो देश है वहाँ पर पहुँचाए जाते थे, लेकर जाते थे लोग। इसके विपरीत जो यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशियाई की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। ठीक है, पढ़ लिया आपने पैराग्राफ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, इनमें से किस यातायात के साधन का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंधित स्थापित करने के लिए किया जाता है? कैसे किया जाता है? भू मार्ग से। ठीक है, पहले क्या होता था, जो रास्ता नहीं पता था पानी का, समुद्रों का, तो डायरेक्ट जो लोग हैं वो कैसे आते जाते थे? भू मार्ग से। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये अभी अभी मैंने बताया, जो रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये सब कहाँ शुरू हुआ? ये भारत में शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, भारतीय स्थापत्य पर किस पश्चिमी स्थापित शैली पर का प्रभाव हुआ? तो अभी हमने पढ़ा था यूनानी। ठीक है, किसका? यूनानी। ठीक है, उसके बाद है चौथा, प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली कुछ वस्तुओं की सूची। तो जैसे यहाँ पर आप क्या लिखोगे? मसाले, और क्या था? और क्या था? जो मलमल, ठीक है, मलमल आदि कपड़े, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। अगर आपको यहाँ से 8वें प्रश्न का नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो मैंने चारों आंसर लिखे हुए हैं 8वें प्रश्न के, लेकिन आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने यहाँ भी आपके लिए आंसर लिखे हैं। ये देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 8 के चारों आंसर्स। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।